हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं कि किस तरीके से फूड को हमने इम्प्रूव किया है, अपनी क्रॉप्स को इम्प्रूव किया है, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, वैरायटी उनकी देखी हमने, फिर क्रॉप मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैन्योर्स कंटेन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो देखिए, मैन्योर्स क्या होती हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है, हम लोगों ने आर्टिफिशियली नहीं प्रोड्यूस किए लेबोरेटरीज़ में या फिर फैक्ट्रीज़ में, हमें नेचर से मिली है। जैसे कि काउ डंग हो गया, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट हो गया। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी सारा प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर हमारी क्या करते हैं ना, मैन्योर को बनाने के लिए कंपोस्टिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गाय का गोबर डाल दिया, जो फल के और ट्रीज़ के जो पत्ते गिरे हैं वो आपने ज़मीन में दबा दिए, तो वो मैन्योर का काम करते हैं और उपज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। डिकम्पोजिशन मतलब सड़ाया जाता है एनिमल के एक्सक्रीटा को और प्लांट के वेस्ट को। एनिमल के एक्सक्रीटा मतलब जैसे गोबर वगैरह को। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स हेल्प करते हैं सॉइल को अच्छा बनाने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब फर्टिलिटी का मतलब होता है अब उसमें ज़्यादा अच्छे से फसल उग सकती है। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मैटर जो नेचुरल चीज़ है, जैसे कि जो प्लांट एनिमल वेस्ट वगैरह होता है ना, उससे ना क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में पानी फिर मतलब सॉइल में ना पानी ज़्यादा देर तक रुका रहे, ये हम मतलब अगर मैन्योर वगैरह डाल देते हैं, इसकी वजह से पानी अच्छे से रुक पाता है। मतलब सॉइल की ना क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। क्लेली सॉइल जो होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी रुका नहीं रहता। मतलब हर सॉइल के लिए, हर टाइप की सॉइल के लिए उसको अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक मैटर या फिर मैन्योर। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल। बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि गोबर, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोड्यूसिंग आर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, प्रिवेंट करता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें। फर्टिलाइजर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि वो हम लोग लेबोरेटरीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं और वो थोड़ा नुकसानदायक होता है हमारी ज़मीन के लिए। बायोलॉजिकल वेस्ट जो हमें नेचर से मिलते हैं वो कभी भी हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुँचाते, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। और जैसे कि गोबर, गाय का गोबर था, वो ऐसे ही पड़ा रहा, वेस्ट हो रहा था, इससे बढ़िया आपने उसको ज़मीन पर डाल दिया और उससे आपकी ज़मीन अच्छी हो गई, तो कितना फ़ायदा है, आपकी फसल अच्छे से उग जाएगी। तो बेस्ड ऑन काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल यूज्ड, मैन्योर को हम किस किस टाइप का उसमें बायोलॉजिकल मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके बेसिस पे हम लोग मैन्योर को 3 भागों में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। जैसे कि मैं अभी बता रही थी, कंपोस्टिंग या फिर वर्मी कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, फार्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, एनिमल रिफ्यूज़ हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट जो आपके किचन में वेस्ट हो जाता है, सीवेज जो वेस्ट होता है, काफ़ी सारा मतलब ऑल जो नेचुरल वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है। मतलब गड्ढा खोदा जाता है और उसको उसमें डाल दिया जाता है सारे के सारे वेस्ट को, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उस पर एक्ट करते हैं, उसको पूरी तरीके से सड़ा देते हैं। द कंपोस्ट जो बनता है सड़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट्स में। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स भी हम लोग डाल सकते हैं, बाहर से ला करके जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं अर्थवॉर्म्स, जिससे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और अगर हम लोग जो डिकम्पोजिशन करते हैं उसमें अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अ वर्मी कंपोस्ट। तो हम लोग डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए अगर अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं टू हेस्टन, हेस्टन का मतलब होता है तेज़ कर देना, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए अगर हम लोग अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये था कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाय प्लोइंग देम इनटू द सॉइल। अब क्या होता है ग्रीन मैन्योर, कई बार हम लोग फसल को लगाने से पहले कुछ और, जैसे कि कुछ और प्लांट लगाते थे, जैसे गुआर की फली होती है, उस गुआर की फली क्या करती है, प्रोटीन प्रोवाइड कर देती है। गुआर की फली हो गया, सन हेम्प हो गया, ठीक है, इसको सन हेम्प बोलते हैं गुआर की फली को। इसको पहले ज़मीन पर लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, द प्लांट्स देन टर्न्स इनटू ग्रीन मैन्योर। ग्रीन
मैन्योर का काम करते हैं एंड हेल्प द सॉइल टू एनरिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो मतलब ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं अपनी फसल उगाने से पहले जो मतलब जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस अच्छी चीज़ें प्लांट्स को प्रोवाइड करे। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। तो क्या क्या हो गए हमारे मैन्योर के तरीके, एक तो कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया, सड़ा दिया। वर्मी कंपोस्ट मतलब हम लोगों ने अर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। फिर आता है ग्रीन मैन्योर में हम लोगों ने ऐसी फसल उगा दी जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह प्रोवाइड कर दी, जैसे कि गुआर की फली। ठीक है, तो ये हमारे मैन्योर के दो प्रोसेस थे, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्टिंग। अब आता है फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स जो थे वो तो नेचुरल प्रोसेस होता है, बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये हम लोग बाहर से खरीदते हैं, मतलब बनाते हैं फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में। फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कॉमर्शियली हम लोग बाहर से बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो है सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं। दे यूज टू इंश्योर सम वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जैसे कि लीव्स की और ब्रांचेस की और सनफ्लावर, मतलब अच्छी तरीके से जो है ना पूरे प्लांट की ग्रोथ हो, इसका ये काम करता है और हेल्दी प्लांट उगे। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर ईल्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। तो हाई कॉस्ट जो फार्मिंग होती है जिसमें काफ़ी खर्चा भी होता है, मगर उससे ईल्ड भी ज़्यादा आती है, ज़्यादा फसल भी उग करके आती है, और उसका कारण है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाई, काफ़ी ध्यान से इसको अप्लाई करना चाहिए, काफ़ी प्रॉपर डोज में और बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे। और फिर उसके बाद प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, मतलब किस तरीके से कितना कितना इस्तेमाल करना है, सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। एग्जांपल के लिए फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देंगे, पानी दे देंगे, तो फर्टिलाइज़र निकल जाएगा और प्लांट्स उसको अच्छे से ले नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वाटर में पोल्यूशन भी हो सकता है, तो सॉइल पोल्यूशन भी हो जाता है फर्टिलाइज़र से, वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। और अगर आपने फर्टिलाइज़र डाला, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी, इरिगेशन दे दिया, पानी दे दिया, मतलब तो फर्टिलाइज़र बह करके चला जाता है। हम लोगों ने इस प्रीवियस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे, हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं पहले, तो जो कंटिन्यूस अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, मतलब मिट्टी जो है उसमें फिर उसकी उपज कम हो जाती है। बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि हम लोगों को मैन्योर से मिल जा रहा था, जैसे कि काऊ डंग से और पत्तों वगैरह से, वो फर्टिलाइज़र के डालने से नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से मिट्टी जो है ना उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए, वो अपने खुद को रेप्लेनिश, उसका खुद को अच्छा नया नहीं कर पाती है। इसकी वजह से फर्टिलाइज़र्स जो है सॉइल को काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं। शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट्स होते हैं फर्टिलाइज़र्स के, बट लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करने में क्या होता है, नुकसान होता है। मैन्योर ही हम लोग लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करें, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और हमारी क्रॉप अच्छे से उग पाती है। अब कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, है ना, कंपेयर करेंगे तो मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, फर्टिलाइजर कम कर देता है। सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो लिख सकते हैं। अब आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बहुत ही कम या तो केमिकल्स का यूज़ करते हैं या फिर केमिकल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इन सब का हम लोग मिनिमल या तो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि हम लोगों ने काऊ डंग, एनिमल प्लांट वेस्ट, ये सब देखा, इसका इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट जैसे कि स्ट्रॉ एंड लाइफ स्टॉक एक्सट्रीटा, स्ट्रॉ मतलब जो फसल काटने के बाद जो बच जाता है उसको मिट्टी में दबा देते हैं। बायो एजेंट्स जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का, नीम के पत्तियों का और हल्दी का, ताकि ग्रेन को बचा करके अच्छे से रखा जा सके। बायो पेस्टिसाइड्स बोलते हैं इनको, पेस्ट से बचाने के लिए नीम का इस्तेमाल करो, कीड़ा ना लगे जिससे, इससे क्रॉप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। और काफ़ी सारे सिस्टम जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इन सब से भी हम लोग जो है फसल को अच्छा कर सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम हमें बेनिफिट करते हैं कि इंसेक्ट और पेस्ट इन सब से नहीं फसल को नुकसान होगा, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे सॉइल को। तो ये जो था ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना हम लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब आगे आता है इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पेड़ों को पानी देना। काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया में आज भी रेन फेड है, मतलब आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो बारिश पे डिपेंड करता है। तो क्रॉप्स की जो सक्सेस है ना काफ़ी सारे इलाकों में वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि मानसून सही तरीके से आ जाए, सफिशिएंट रेनफॉल हो, बारिश सही से पड़े और पूरा जो ग्रोइंग सीजन है उस पर बारिश अच्छे से पड़ती रहे। हमारे देश में ज़्यादातर फसल इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर मानसून अच्छा नहीं आता तो क्रॉप फेलियर भी हो जाती है, फसल नहीं उगती। एंश्योरिंग
ये इंश्योर करना कि क्रॉप्स को ढंग से पानी मिलता रहे, इसके लिए हम लोगों को, और क्रॉप्स की ईल्ड अच्छी हो, ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया को इरिगेशन के थ्रू मतलब लाया जाए। मोर टू नो ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। इससे क्या होता है कि बारिश वगैरह नहीं पड़ती है, तो जहाँ पर बारिश पड़ने की वजह से खेती हो पा रही थी वो नहीं हो पाती है, इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। सूखे की वजह से सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाइट सॉइल हैव लेस रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब यही है कि सूखे की कंडीशन की वजह से फसल वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इंडिया जो है हमारा देश, इसमें काफ़ी सारे वाटर रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहीं पर रिवर्स होती हैं, लेक, पॉन्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा, और क्लाइमेट भी यहाँ का अलग है। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन की हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को, जैसे कि हम इरिगेशन करते हैं वेल से, कैनाल से, रिवर्स, टैंक्स वगैरह से, तो इरिगेशन सिस्टम है अडॉप्टेड, अलग अलग तरीके के इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है वाटर पानी देने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को। तो वेल्स, कुएँ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एग्रीकल्चर के लिए हमारे देश में कुएं का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्स का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्स, 2 तरीके के कुएं होते हैं, नेमली डग वेल्स मतलब खोदे हुए वेल्स, और ट्यूब वेल्स, ठीक है। जो डग वेल तो मतलब नॉर्मली जो कुएं दिखते हैं, ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल ऐसे करके ऐसे आपको दिखती है ना, उसमें से खूब तेज पानी निकल रहा होता है, वो ट्यूबवेल होती है। डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम बियरिंग स्ट्राटा, मतलब इस जगह से जैसे कि पानी नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ पानी होता है, गहरे गहरे कुएं, उसमें से निकाला जाता है। ट्यूबवेल में बहुत ही गहरे में खोदा जाता है और उसमें से पानी को निकाला जाता है। फिर आता है कैनाल्स। कैनाल्स जो होता है ना, एक आर्टिफिशियल सा सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल नदी कह लीजिए। इन दिस सिस्टम कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वॉयर्स और फ्रॉम रिवर। कैनाल में जैसे कि ये रिवर जा रही है, तो आप लोगों ने ईंट से, पत्थर से, मतलब एक तरीके से खूब गहरी गहरी नाली जैसी बना दी, गहरा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया, और उसमें आपने रिवर का पानी पहुंचा दिया, और उस कैनाल की हेल्प से आप लोगों ने सूखे इलाके में पानी पहुंचा दिया उसकी ब्रांचेस से, ठीक है। तो इसको हम कैनाल कहते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल है, आर्टिफिशियल कैनाल। अब आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एरियाज जहाँ पर कैनाल का पानी सफिशिएंट नहीं होता या फिर इरेगुलर होता है, ठीक है, द लिफ्ट सिस्टम काफ़ी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वाटर डायरेक्टली डाउन फ्रॉम रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स। तो मतलब रिवर का पानी उठाया जाता है और ऐसे इलाकों में रिवर को ही पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। तो ये होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। टंकाज होते हैं, देज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर, छोटी छोटी जगह पर आप लोगों ने टैंक टाइप के बना लिए, उसमें पानी आपने स्टोर करके रख दिया, और फिर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोरेज रन ऑफ फॉर स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया, मतलब फिर उस टंकास की हेल्प से आपने पानी प्रोवाइड कर दिया। तो क्या क्या हो गया इरिगेशन सिस्टम, टंकाज हो गए एक हो गया रिवर लिफ्ट सिस्टम, फिर हमारे कैनाल्स आ गए, और कैनाल्स वेल्स और कैनाल्स से हम लोग कर सकते हैं। ट्यूब वेल्स होते हैं, नॉर्मल वेल्स होते हैं। कैनाल्स में नदियों की तरह आप लोग आर्टिफिशियल चैनल्स बना के पहुँचा देते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि और हम लोग कैसे पहुंचा सकते हैं, रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करें, वाटर शेड मैनेजमेंट करें, चेक डैम्स बनाएं, ठीक है। चेक डैम्स मतलब जगह जगह पर छोटे छोटे डैम्स बना दें ताकि उसमें रेन वाटर इकट्ठा हो जाए और फिर वो ज़मीन में चला जाए, तो ज़मीन में पानी अच्छा हो जाएगा। इससे सॉइल इरोजन जो है, जो मिट्टी ख़राब हो जाती है चेक डैम बनाने से या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से, सॉइल इरोजन भी जो है वो नहीं रहता है। सॉइल इरोजन की दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, वाटर शेड मैनेजमेंट कर लो, चेक डैम्स बना लो, है ना। तो इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी सही रहता है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न्स। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स उगाई जाती है ना, वो मतलब आप एक ही लैंड पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएं तो आपको उससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, कई तरीके की क्रॉपिंग के बारे में हम इसमें देखेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब आप साथ ही साथ एक ही साथ, जैसे कि आपका इतना बड़ा लैंड है, इधर आपने वीट उगा दिया इस पूरे इलाके में, इस लैंड के टुकड़े पे, और इस पे आपने ग्राम उगा दिया, ठीक है। या फिर आपने एक में वीट उगा दिया और फिर आपने मस्टर्ड उगा दिया, है ना। वीट उगा दिया आपने, फिर वीट के साथ साथ आपने दूसरी जगह क्या उगा दिया, आपने मस्टर्ड उगा दिया, ठीक है। तो मस्टर्ड उगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक ही लैंड पर अलग अलग चीज़ें उगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब एक लैंड था आपका, उस लैंड पे आपने वीट उगा दिया और आधे लैंड पे आपने मस्टर्ड या सनफ्लावर वगैरह उगा दिया। तो ये इस तरीके की जो हमारी क्रॉपिंग होती है ना, इसको हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, इंश्योरेंस सा मिल जाता है। सपोज करिए आपकी मस्टर्ड की क्रॉप फेल हो गई तो आपकी वीट की क्रॉप तो बच जाएगी, और अगर आपने पूरे पे वीट की लगाई, वीट की क्रॉप फेल हो गई तो आपकी तो पूरी की पूरी खेती खराब हो जाएगी। इस तरीके से कह सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, अब हमने मिक्स क्रॉपिंग देख लिया कि एक ही लैंड पे दो या दो से ज़्यादा टाइप की आपने क्रॉप्स उगा दी। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड इन अ डेफिनेट पैटर्न। मतलब जैसे कि आपका लैंड है, ठीक है, तो इस लैंड में आपने यहाँ पर सोयाबीन उगा दिया, यहाँ पर आपने मेज़ उगा दिया, फिर यहाँ पे फिर से सोयाबीन उगा दिया, यहाँ पे फिर मेज़ उगा दिया। मतलब एक रो में सोयाबीन, एक रो में मेज़, इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है उसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। सेम ही फील्ड पर आपने डेफिनेट पैटर्न में क्रॉप उगा दी है। फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विद फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने गोभी उगा रखी है, फिर यहाँ पे आपने सपोज करिए पालक उगा दिया, फिर से गोभी उगा दी 2-3 रोज में, फिर पालक उगा दिया। तो इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है इसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्रॉप्स आर सिलेक्टेड, क्रॉप को सिलेक्ट किया जाता है दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। मतलब इस तरीके की क्रॉप को उगाइए आप कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। मतलब एक को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए हो तो एक को फॉस्फोरस चाहिए हो, तो एक अपना नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी कर लेगा और एक फॉस्फोरस की। बट अगर आप दोनों नाइट्रोजन की ज़रूरत वाली लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन of nutrients supplied and also prevents pest and disease from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way both crops can give better returns. तो मतलब कीड़े भी नहीं लगे, क्योंकि एक कीड़ा एक ही टाइप की क्रॉप पे लगता है, तो अगर एक पे लग भी जाएगा तो दूसरी बच जाएगी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। और हम 2 तरीके की उगाएंगे फसल, तो कोई एक क्रॉप ऐसी हम चूज़ करेंगे जिसको प्रोटीन चाहिए होगा, एक को सपोज करिए कि जिंक ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। एक ही लैंड पे रोज़ में 2 अलग अलग क्रॉप्स को हम उगाते हैं। अब आगे आता है, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन।